हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। आज हम लोग यूपीएससी सी सेट 2021 के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पार्ट 8 है जिसमें हम सीरीज ए के क्वेश्चन नंबर 74 टू 80 लेने वाले हैं। 7 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला वीडियो इस वाली सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बचेंगे जो हम अलग से लेने वाले हैं। बाकी ये जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाली सीरीज चल रही है उसमें 2021 वाले एग्जाम का ये वाला लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें बोला गया है अ पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स इन अ ह्यूमन बॉडी given that proteins correspond to 16%, water corresponds to 70%, if both proteins and other dry elements correspond to p%, then what is the central angle of the sector representing p on the pie diagram? Okay, तो p है हमारा प्रोटीन्स प्लस अदर ड्राई एलिमेंट्स। अब प्रोटीन्स का तो यहाँ हमें 16% दिया हुआ है, हमें अदर ड्राई एलिमेंट्स का निकालना है कि कितना होगा। तो ये जो पाई डायग्राम होता है ये इस तरह से एक सर्कल में होता है जिसमें ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है पूरा एंगल। और यहाँ हमसे परसेंटेज की टर्म्स में बात की है तो हम इस 360 डिग्री को 100% अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री जो पूरा है वो पूरा 100% है। अब हमें बोला गया 70% वाटर है, उसके अलावा 16% प्रोटीन है। जो ये 16% है ये प्रोटीन है। अब हमें बोला गया है जो रिमेनिंग है ये अदर ड्राई एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमें इस रिमेनिंग का ये रिमेनिंग निकाल लेना चाहिए कितना होगा। तो ये होगा 100 माइनस 70 माइनस 16 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 14%। तो ये जो अदर ड्राई एलिमेंट होने वाला है, अदर ड्राई एलिमेंट ये हमारा होने वाला है 14%। अब P जो हमें बोला गया है वो है अदर ड्राई एलिमेंट्स प्लस प्रोटीन मिलाकर वो P होने वाला है। तो P कितना हो जाएगा, प्रोटीन का 16% प्लस अदर ड्राई एलिमेंट्स का 14%। तो ये P यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा 30%। तो अब टोटल ये 100% 360 डिग्री था तो 30% 360 डिग्री का हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें एंगल ही पूछा हुआ है कि सेंट्रल एंगल कौन सा होगा पी सेक्टर का। तो 360 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108 डिग्रीज। तो यहाँ पर सी का आंसर आ जाएगा पी जो है, ये पी जो सेंट्रल एंगल लेगा ऑक्यूपाई करेगा वो 108 डिग्रीज का होगा। ओके आगे चलते हैं। यहाँ हमें बोला गया है जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी फिफ्थ डे, हर्ष ऑन एवरी 24th डे एंड while सुमित ऑन एवरी 9th डे। If all three of them met at the club on a Sunday, then on which day all three of them meet again? Okay, तो जोसेफ जो है वो 5th डे पर विजिट कर रहा है, हर्ष 24th डे पर और सुमित 9th डे पर। तो हमें और ये सब एक बार संडे को मिले हैं तो हमें ये पूछा हुआ है कि नेक्स्ट वो कब मिलने वाले हैं। तो हम फिफ्थ जोसेफ का 5th डे पर है, हर्ष का 24th पर है और सुमित का 9th डे पर है। तो अगर मैं जोसेफ का नेक्स्ट देखूंगी तो वो 10th डे पर विजिट करेगा, 5th डे के बाद में वो 10th डे पर विजिट करेगा। तो 10th डे और ये जो सुमित है वो उसके पहले ही विजिट कर चुका होगा 9th डे पर, तो ये नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर। फिर ये 15th डे पर विजिट करेगा, फिर ये 20th डे पर विजिट करेगा, तब तक सुमित वापस से 18th डे पर विजिट कर चुका होगा। फिर ये 25th डे पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर ये हर्ष ऑलरेडी 24th डे पर विजिट कर चुका होगा। तो इस तरह से हमें एक ऐसा निकालना होगा नेक्स्ट टाइम कि कौन सा ऐसे डे पर वो तीनों ही साथ में विजिट कर रहे होंगे। तो ऐसे हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा चले जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 5, 24 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो जो एलसीएम आएगा वो ऐसा डे होगा जिस पर वो तीनों वापस से विजिट करेंगे क्योंकि इन तीनों नंबर से ही वो नंबर डिविजिबल होगा। तो वो ऐसा नंबर होगा कि तीनों उस दिन वापस से ही विजिट कर रहे होंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 ही यहाँ पर आ जाएगा। 24 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 9 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है कि सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो एटलीस्ट एक एक बार तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले 5 ले लेते हैं, उसके बाद 5 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ जाएगा इंटू 3। अब ये 3 हम एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये एक बार 3 लेंगे तो ये इंटू 3 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 360। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। तो 360th डे पर ये लोग वापस से विजिट करेंगे। तो अब इस 360th डे पे कौन सा दिन पड़ेगा वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 360 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इस 360 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
51 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे प्लस 3 डेज अलग से रहेंगे। तो ये 3 डेज जो अलग से ऑड डेज आएंगे, इन ऑड डेज को पे हमें देखना होगा कि कौन सा डे पड़ेगा, क्योंकि ये 51 वीक्स तो पूरे हो जाएंगे, तो संडे को जब वो मिले थे तो वो संडे ही 51 वीक्स के बाद में होने वाला है। उसके बाद 3 डेज का अगर हम देखेंगे तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो नेक्स्ट वो वेंसडे पर मिलने वाले हैं, थर्ड डे वेंसडे पे पड़ेगा, तो बी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं। यहाँ हमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स इज 54। Okay, then consider the following statements. The sum of the two digits of the number can be determined only if the product of the two digits is known. The difference sum यहाँ पर पूछा है, यहाँ पे बोला गया difference between the two digits of the number can be determined. Okay, तो हम जो information हमें ये दी हुई है ऊपर कि 2 डिजिट का एक नंबर है और उसको इंटरचेंज करके दूसरा नंबर लिया गया है, तो दोनों में जो रिलेशन है वो हमें दिया हुआ है, फिर हमें उन डिजिट्स का सम और डिफरेंस के बारे में पता करना कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर जो लेंगे वो ले लेंगे 10x+y। अब ये 10x+y कैसे हुआ, तो मैं यहाँ पर 54 के एग्जाम्पल से ही दिखा देती हूँ। ये 54 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 54 को हम लिख सकते हैं 50 × 10, सॉरी 5, फर्स्ट डिजिट जो होगी 5 × 10 + 4, तो ये 54 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने यही किया है, यहाँ पर इसको x माना है, इसको y माना है, तो ये 10x+y इस फॉर्म में हमारा ये नंबर आ गया है। इसी तरह से अगर हम कोई और नंबर भी लेंगे, जैसे कि 24 ही अगर हम ले लेंगे, तो 2 × 10 + 4 हम इसे इस तरह से लिखते हैं, तो ये 2 × 10 को 10x+y की फॉर्म में हम लिख देंगे। 2 को हमने x ले लिया और 4 को y ले लिया, तो इसे इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है तो हम उसे 10x+y की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें क्या बोला गया है कि ये 10x+y तो एक नंबर है, अब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो दूसरा नंबर आया है और इस 10x+y इन दोनों में डिफरेंस 54 है, तो इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो दूसरा नंबर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 10y+x। तो ये दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 10x+y और 10y+x, जो कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें 54 दिया हुआ है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर 10x+y माइनस 10y+x इज इक्वल टू 54, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10x+y माइनस 10y-x इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से ये 10x माइनस x तो 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 54। 9 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, x माइनस y इज इक्वल टू 54। अब ये 54 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई है, x माइनस y 6 है। तो ये वाली जो चीज हमें दी हुई थी, इसमें सिर्फ हमें यही इंफॉर्मेशन दी हुई थी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने फाइनली ये निकाल लिया कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स जो होगा वो 6 होने वाला है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, तो डिफरेंस यहाँ हमने डिटरमाइन कर लिया है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। अब फर्स्ट में क्या बोला है, sum of the 2 digits of the number can be determined only if the product of the 2 digits is known। तो हमें यहाँ डिफरेंस पता है, सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स है हमारे पास x और y, तो इन x और y में अगर हमको कोई एक और भी इक्वेशन मिल जाती है, कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो x मल्टीप्लाइड बाय y ही हो। अगर x मल्टीप्लाइड बाय y जो मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा उन दोनों का, वो हमें पता है, तब तो हम निकाल ही सकते हैं। उसके अलावा x और y का डिवीजन भी अगर हमें पता है, या कोई भी रिलेशन x और y के बारे में हमें पता है, तब भी हम उनका सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओनली दिया हुआ है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी टू ओनली इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमें देखना होगा, यही कीवर्ड है यहाँ पर ओनली, तो हमें कीवर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। अगर यहाँ ओनली नहीं होता और इस तरह से होता सम ऑफ द 2 digits ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 digits इज नोन, तो ये हमारा सही होता है स्टेटमेंट, लेकिन ये ओनली की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ हमें बोला गया है x said to y at the time of your birth I was twice as old as you are at present।
If the present age of x is 42 years, then consider the following statements. 8 years ago, the age of x was 5 times the age of y, and after 14 years, the age of x would be 2 times the age of y. Okay, तो अब हमें क्या देखना है, x और y की एज में हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि x और y की एज कितनी होनी चाहिए। तो प्रेजेंट एज x की x मान लेते हैं और y की y मान लेते हैं। तो x ने क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज twice as old as you are at present। तो प्रेजेंट एज y की y है, तो x जब y का बर्थ हुआ था उस टाइम पर x की एज 2y होगी, क्योंकि अब y की प्रेजेंट एज के ट्वाइस उसकी एज थी। तो उस y के बर्थ के टाइम पर x की एज कितनी थी, 2y। तो अब y के बर्थ के टाइम पर कितने ईयर्स अगो होगा, y ईयर्स अगो होगा, तो यहाँ पर हमें x माइनस वाई करना होगा। तो क्योंकि x ये प्रेजेंट एज है x की, तो x माइनस वाई जब हम करेंगे तो x की y जब पैदा हुआ था y ईयर्स अगो, वो वाली एज यहाँ पर हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y कर दिया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3y, तो x की प्रेजेंट एज 3y हो जाएगी। अब x की प्रेजेंट एज यहाँ पर 42 दी हुई है हमें, तो 3y इज इक्वल टू 42 और हमें दिया हुआ है, तो y की एज यहाँ से 14 आ जाएगी, तो y 14 ईयर्स ओल्ड है। तो y की एज हमें मिल गई, x की एज हमें 42 ऑलरेडी दी हुई है। तो अब हमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई है उन्हें चेक कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में बोला गया है 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। तो 8 years ago y x की एज कितनी होगी, 42 माइनस 8, तो ये हमारा आ जाएगा 34 ईयर्स। और y की 8 ईयर्स अगो कितनी एज होगी, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 का अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 30 आएगा, जो कि ये नहीं है x का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ हमारा गलत हो गया। अब आफ्टर 14 ईयर्स बोला है, तो x की 14 ईयर्स लेटर एज निकालेंगे तो होगी 42 प्लस 14 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 56 ईयर्स। फिर यहाँ पर y की 14 ईयर्स आफ्टर एज निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। तो अब ये 28 का 2 टाइम्स ये हो रहा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी आंसर 2 ओनली बी ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी पूछा हुआ है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स वाली वीडियो में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 2025 को इंटरचेंज किया और इंक्रीज डिक्रीज को इंटरचेंज किया हुआ है, और एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये वाला देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? ओके, तो अब ये इस टाइप का जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें क्वेश्चन में भी परसेंटेज दिया हुआ है और ऑप्शंस भी परसेंटेज की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो 100 ही उसकी इनिशियल प्राइस थी, हमें 100 को बेस लेकर चलना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम ये मान लेंगे कि 100 ही इनिशियल प्राइस थी, तो 100 का 20% डिक्रीज कर दिया गया है। तो जब ये 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आने वाला है। 100 हमने इसीलिए लिया है ताकि क्वेश्चन में इजी रहे। तो 100 का 20% करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 100 माइनस 20 कितना होगा, 80 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब बोला गया ये जो न्यू प्राइस आई है इसमें 25% इंक्रीज किया हुआ है, तो प्लस 25% इसमें किया हुआ है, तो 80 का 25 निकालना होगा अब यहाँ पर हमें। तो 80 का जब 25 निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20। तो 80 में 25% इंक्रीज किया गया, तो 80 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 100। तो 80 प्लस 20 यहाँ पर हमारा 100 हो गया। अब फाइनली हमें नेट चेंज इन द प्राइस पूछा हुआ है, तो नेट चेंज 100 माइनस 100, तो नेट चेंज हमारा यहाँ पर 0 आएगा, तो 0% हो जाएगा ये। तो ए इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ हमें बोला है व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 देन द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ओनली वंस ओनली। ओके, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ 1 1 1 1 इसी तरह से आएगा। तो हमें पूछा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें इन सबको ही 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 3 21 1, कैरी ओवर होगा 2, देन 7 1 7 प्लस 2 9। तो ये गलत हो गया क्योंकि 9 नहीं आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो ये वाला हमारा हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसे मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो 7 3 21, 1 आ जाएगा, कैरी ओवर 2, 7 2 14 प्लस 2 4 होगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे 7 से, तो 7 3 21, 1 देन 2, 7 8 56 प्लस 2 58 होगा, तो 8, तो ये भी गलत हो गया है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इधर कर देते हैं, 7 3 21, 1 हो जाएगा, कैरी ओवर 2, 7 7 49 प्लस 2 41, 51 कैरी ओवर 5, 7 8 56 प्लस 5 61, तो 1 कैरी ओवर 6, 7 5 35 प्लस 6 41, तो ये भी 1, फिर 4, फिर 7 1 7 प्लस 4 11, तो ये सारे नंबर्स 1 1 1 1 में आए हैं, तो डी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमें 1 1 1 1 ही मिलने वाला है। ओके, आगे चल। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वाली वीडियो का और इस वाली सीरीज का भी, मैथ्स एंड रीजनिंग वाली सीरीज का। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमें बोला गया है अ मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, इन हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक him to finish the job if the quantum of work is further increased by 50%। ओके, तो इसमें हमें बोला गया है एक आदमी है जो कि 7/8 काम को 21 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमें बोला गया है कि काम को अगर 50% और बढ़ा दिया जाए तो वो कितने और दिन लेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 7/8 काम को करने में वो 21 डेज ले रहा है, तो कंप्लीट काम को करने में वो लेगा 21 इंटू 8/7 डेज। इतने दिन वो लेने वाला है टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसे करेंगे हम सॉल्व तो ये हमारा आ जाएगा 24 डेज वो और लेने वाला है, 24 डेज वो लेने वाला है टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हमें बोला गया है कि जो वर्क था उसे 50% और बढ़ा दिया गया है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, पहले का W प्लस 50% और बढ़ा दिया गया है, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 वर्क, इतना वर्क और बढ़ा दिया गया, तो अब टोटल हो गया 3/2 वर्क। तो इसमें क्या होगा कि पहले ये था हमारे पास W प्लस 1/2 W, तो ये W काम को करने के लिए वो 24 डेज ले रहा था, तो W/2 काम को करने के लिए वो 12 डेज लेगा, हाफ दिन में वो हाफ काम और कर देगा। तो टोटल कितने डेज हो गए यहाँ से हमारे पास 36 डेज में वो कंप्लीट काम को करने वाला है। अब हमें पूछा गया कितने मोर डेज वो लेगा, कितने और ज्यादा दिन वो लेने वाला है। तो यहाँ 21 डेज थे और यहाँ पर 36 डेज है, तो कितने डेज एक्स्ट्रा होगा, 36 माइनस 21 इज इक्वल टू 15 डेज एक्स्ट्रा वो अलग से लेने वाला है। बाकी अगर काम को भी 50% और बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर डी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। 15 डेज एक और लगने वाले हैं उसे वो रिमेनिंग काम को करने के लिए। ओके, तो ये लास्ट वीडियो था। अगर आपको समझ आया है और सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पे एक सिविल आश्रम का डिस्कशन ग्रुप है, जो कि आप अगर सिविल_आश्रम_ चैट करके अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको ये डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वहां आप जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड या कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी डाउट्स है तो उन्हें भी आप वहां पूछ सकते हैं। वहां हम डिस्कस कर लेंगे कि और कुछ भी जो भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई और मेथड भी है आपके पास, कोई और तरीके से सवाल किया जा सकता है तो वो भी बताइए, वो भी शेयर करिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।